विश्व पटल पे अगर देखें तो अगर एक में चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो अभी एससीओ समिट जो चाइना की हुई है। अभी आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान गए हुए थे। जापान के बाद में उनकी एससीओ समिट में उनकी भागीदारी हुई और ये भागीदारी इसीलिए अति महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि इसमें बाकी सदस्य देशों की भी सम्मिलित होना था, जिसमें कि चाइना है, रूस है। इनके बीच में जो अहम मुद्दों पर बात हुई, ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी कुछ लंबे समय से आप ये देख पा रहे हैं कि यूएसए का भारत के प्रति रवैया क्या होता जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से जब पहलगाम का अटैक हुआ और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने मुँह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद से ही कहीं न कहीं यूएसए के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो कहीं न कहीं ये सोच रहे थे कि अगर मैं अपना क्रेडिट ले जाऊँगा, सीज़ फायर की अगर बात हुई थी भारत के बीच में, तो सीज़ फायर का क्रेडिट पूरी तरह से वो ले जाना चाह रहे थे और इस सीज़ फायर का क्रेडिट इसलिए लेना चाह रहे थे कि आगे चल के हो सकता है वो नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार उनके हाथ लग सके। और इसके एवज में पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने पूरी तरह से उनका समर्थन भी किया था कि नोबेल शांति का पुरस्कार आप ही को मिलना चाहिए। कहीं न कहीं वो भारत से भी चाह रहे थे कि भारत इस बात का क्रेडिट उनको दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध का रुकवाने का प्रयास पूरी तरह से ट्रंप जी का था। फिलहाल ऐसा था नहीं, लेकिन भारत ने कतई इसी बात को स्वीकार नहीं किया और इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया कि किसी का भी हमारे पास फ़ोन नहीं आया था या किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया हमारे ऊपर कि जिसकी वजह से हमने सीज़ फायर किया। अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद हमने सीज़ फायर किया, तो इसमें किसी तरह का भी क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे। तो कहीं न कहीं ये बातें बहुत ही नागवार गुज़री यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप जी को। उनको ये लगा कि अगर ये चाहता, भारत चाहता तो कहीं न कहीं जो मुझे इनके समर्थन से इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता था। उसके कई कारण थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि उसके बाद में टैरिफ का खेल शुरू हुआ। टैरिफ को लेकर के 25% टैरिफ लगाना, इसके बाद दोबारा फिर 25% का टैरिफ लगाना और टैरिफ के इसके बाद में फिर भी ऐसा नहीं, भारत ने बड़ी मजबूती के साथ में डटा रहा और ये दूसरा जो टैरिफ था उनका जो लगाया जाना उसको पूरी तरह से नकारा कि आप कितने भी टैरिफ लगा लो, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं न कहीं उस चीज़ को फ़ायदा उठाना चाह रहा था कि क्योंकि बहुत सारा इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत बड़ा व्यापार होता है और इसमें बहुत दोनों देशों के बहुत ज़्यादा कमाई भी होती है, फ़ायदा भी होता है। तो किसी तरह अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचा कर के कहीं न कहीं जो है उसको नीचा दिखाना, ये उसकी गलतफ़हमी थी और इस गलतफ़हमी का उसको भुगतना भी पड़ा। आपने देखा कि इसके बावजूद उसने रूस को हमेशा धमकी देता रहा कि रूस से भारत तेल खरीदता है, जिसकी एवज़ में उसको रूसिया को फ़ायदा होता है, रसिया को जो फ़ायदा होता है उसके एवज़ में उसको यूक्रेन के साथ युद्ध अभी तक रुका हुआ है। तो कहीं न कहीं जो है इनडायरेक्टली भारत पे ये आरोप लगा देना कि अगर आप वहाँ से अगर तेल ना खरीदते तो रसिया को इतना फ़ायदा ना होता, इतना फ़ायदा ना होता तो कहीं न कहीं युद्ध पहले समाप्त हो गया होता। तो इससे ये समझा जा सकता है कि इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं नासमझी दर्शाता है। बहुत सारे मैं काफ़ी लंबे समय से देख पा रहा हूँ कि इनके बहुत सारे बयानों में आप ये कह सकते हैं कि अपरिपक्वता झलती है, नॉन मैच्योरिटी झलकती है और इस बात से वहाँ की जनता भी वाकिफ़ है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि हमारे बने-बनाए संबंधों को इस तरह से खराब करना कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए घातक है। लेकिन ये कई ऐसे बयान हैं, कई बार मैंने देखा कि उनके बयानों का बाद में उन्होंने इस चीज़ को नकारा भी कि ये मुझे अभी इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो उसके बयान देना ये नहीं समझ में आता है। अभी आपने देखा कि जो एससीओ की समिट हुई उसमें रसिया, इंडिया और चाइना की दो तीनों के साथ में अच्छे प्रगाढ़ संबंधों के तरह उनको मुलाकात होना, गर्मजोशी से उनके साथ में मुलाकात हुई और ये चीज़ कहीं न कहीं वर्ल्ड मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बना रहा। क्योंकि कहीं न कहीं जो है अगर आप देखें तो चाइना और यूएसए के बीच में संबंध बहुत ही तल्ख़ रहते हैं। रसिया और यूएसए के बीच में बहुत सारे संबंध तल्ख़ की रहती है और इसके बाद में कहीं न कहीं इंडिया के संबंध भी इस बीच को पहलगाम अटैक के बाद में इनकी भागीदारी जिस तरह दिखी और इनका जो रवैया दिखा, तो उसमें एवज़ में आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के साथ भी इनके संबंध काफ़ी तल्ख़ नज़र आए। तो इन तीनों देशों की इंडिया, रसिया और चाइना के बीच में जिस हिसाब से उनकी एससीओ समिट में मुलाकात हुई और जितनी गर्मजोशी के साथ में मुलाकात हुई, तो कहीं न कहीं ये ट्रंप को बेहद नागवार गुज़रा और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि उनके एक आर्थिक सलाहकार हैं मोनेरो जी, तो उनका जो आपने बयान देखा कि बड़ा ओछा बयान कह सकते हैं, बहुत ही हल्का बयान कह सकते हैं कि उन्होंने ये बात कही, ये भी मैंने सुना कि इंडिया में जितनी भी तेल कंपनियाँ हैं, जो भी तेल परचेज़ करती है, उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ब्राह्मणों का होता है।
तो कहीं न कहीं जो जाति के आधार पर इस मुद्दे को उठाया जाना कहीं न कहीं जो विपक्ष को या बहुत सारे लोगों के बीच में एक आपसी वैमनस्य पैदा करता है। जाति के आधार पर लाने का तो हमें कहीं न कहीं ये चीज़ बाद में नज़र आता है कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो उस समय सबसे पहले 1905 में कर्जन हुआ करते थे। जो वायसराय कर्जन थे तो उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो वो कहीं न कहीं जात के आधार पे था और ये उनको ये पता था कि डिवाइड एंड रूल का फंडा अपनाने के बाद ही इनके बीच में जो एकजुटता दिखाई दे रही है, सभी धर्मों के प्रति, सभी जातियों के बीच में जितनी भी एकता है, ये कहीं न कहीं हमारे लिए घातक है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ दिखाई दिया कि इनको अगर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उस पुराने जो हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन पे का जो दौर था, तो उस आंदोलन की याद दिलाई कि इनको कुछ नहीं हासिल हुआ और इनकी नासमझी या ये कह सकते हैं कि ओछे बयानों का ये एक नमूना था। इसमें इनके आर्थिक सलाहकार मुनेरो जी ने ये बात कही कि तेल कंपनियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर हुआ है तो भारत में ब्राह्मणों का फ़ायदा हुआ। इस तरह का बयान देना कहीं न कहीं जो है ओछी राजनीति का एक सूचक है और ये कहीं न कहीं जो है उनको लोगों के बीच में सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देता है, उनके बीच में तोड़ने का बढ़ावा देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, उस समय भी भारत देश की एकजुटता को हमने देखा। सभी धर्म समुदाय, ये किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, लेकिन लोगों ने, देश ने, समाज ने, व्यापारी वर्ग ने, आम जनता ने, सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया और एकजुटता देखने को मिली। मैंने देखा था, मुझे वो वाकया याद आता है कि उस समय महाराष्ट्र में हो या दिल्ली पे हो या हरियाणा पे बहुत सारे सेब के व्यापारियों ने तुर्की का जो सेब आता था या जो मार्बल्स की खरीदारी होती थी या और बहुत सारे व्यापार थे, उन तुर्कियों को बायकॉट तुर्की का भी स्लोगन चला था। वो लोगों ने विरोध भी किया, इस चीज़ को पूरी तरह से बायकॉट किया था। तो कहीं न कहीं ये एक पूरे विश्व वैश्विक परिदृश्य में अगर आप ये बात देखें, तो ये चीज़ पूरे विश्व को समझना चाहिए कि अगर बात जहाँ हम आपस में कितना भी आपस में वैर रखें और कुछ भी हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहाँ बात देश की आती है, तो देश में एकजुट होना हमें अच्छे से आता है। किसी की हिम्मत इतनी नहीं हो सकती कि हमारे देश में आकर के बुरी नज़र टिकाए। पहलगाम के बाद में जब हमारे यहाँ एक नृशंस हत्याकांड हुआ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 27 निर्दोष लोगों की हत्या की गई, वो भी धर्म पूछ करके हत्या की गई थी। उसके बाद में हमने आपसे सिंदूर से इसका करारा जवाब दिया था और ऐसे ही ये सबक होना चाहिए कि आगे आने वाले लोगों के लिए भी। तो कहीं न कहीं ऐसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध बीच में खराब हुए और पूरी तरह से उनकी भी बहुत सारी बहनें ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपने देखा कि उनके सेनाध्यक्ष का कहिए या वहाँ की जनता या वहाँ के जो सेना के अधिकारियों का इस तरह बयान आता है कि हमने उनको मार गिराया या उनके इतने विमान मार गिराए या राफेल को मार गिराए या एस-400 को मार गिराए, ये सब अनर्गल बातें थी। तो कहीं न कहीं चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि और एक बयान मुझे और भी याद आता है कि ट्रंप ने ये बात कही थी जा रहा है कि हो सकता है आगे चल के भारत पाकिस्तान से तेल का खरीदार बने। तो ये तो एक तो हँसी आती है इस बात को लेकर, इस तरह के बयान को लेकर के कि जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है, इतनी खराब है, जो एक रजिस्टर्ड कटोरे के रूप में जाना जाता है, रजिस्टर्ड भिखारी के रूप में जाना जाता है, वो कहीं न कहीं एक बड़े देश को वहाँ से ईंधन का व्यापार करके ईंधन उनको प्रोवाइड कराएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि यूएसए की एक मीटिंग हुई थी अलास्का पे और अलास्का ये कभी-कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। तो कुछ दिन पहले ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बहुत सारे मायने लगाए जा रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात थी, काफ़ी लंबे समय के बाद में ये मुलाकात हो रही थी। तो ये लग रहा था हो सकता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के बीच का एक कोई परिणाम निकलेगा, एक मजबूत परिणाम निकलेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने उनके वीडियो देखे हैं, रात में मुलाकात हुई थी इनकी और अलास्का की दूरी जो स्थल था वो रसिया से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पे ये मीटिंग हुई थी। उसमें इनके बीच कभी भी राष्ट्रपति पुतिन को बहुत ही मजबूत स्थिति पे देखा गया। वो कतई नहीं किसी भी तरह से कमज़ोर पड़े और मुझे लगता है जितनी उम्मीद बना कर के लाए थे क्योंकि ये बात यूक्रेन को भी नहीं बीच में शामिल होने दिया गया। ट्रंप ने बोला था कि आप कतई मत परेशान होइएगा और हम इस चीज़ को पूरी तरह से मैं चाहूँ तो उनका एक बयान भी है कि मैं चाहूँ तो 1 मिनट में युद्ध को या 1 दिन में युद्ध को खत्म करवा सकता हूँ। तो ये जो बड़बोलापन दिखा ट्रंप जी का, तो उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये करीब 2 ढाई से 3 घंटे, ढाई से 3 घंटे के बीच में ये वार्ता चली थी और इसमें किसी भी मीडिया पर्सन को नहीं बुलाया गया था और वार्ता समाप्त होने के बाद में जब मीडिया सेशन हुआ तो मात्र 10 या 12 मिनट में मीडिया सेशन खत्म हो गया और उस मीडिया सेशन पे आपने देखा कि ट्रंप की हालत देखने लायक थी। उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आता है, किसी तरह का कोई आंसर नहीं होता है और जो भी जवाब होता है, जो भी मीडिया के लोगों को जवाब देना होता है, वो सारे के सारे जो पुतिन साहब देते हैं।
तो ये स्थिति देखा है मैंने। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह जाति के आधार पे इस तरह का बयान आना और टैरिफ का लंबा खेल काफ़ी लंबे समय से चलता रहा, तो उसमें क्या हो सकता है? कहीं न कहीं मुझे ये समझ में आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका परिणाम हमने एससीओ समिट पे देखा। एससीओ समिट पे देखा कि भारत, रसिया और चाइना के बीच में इतनी मजबूत स्थिति के साथ में एकजुटता को बढ़ावा देना कहीं न कहीं उसका कांटम साफ रहे। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, विचार करने वाली बात है और इसका अभी कुछ दिन पहले चाहे रसी एससीओ समिट के पहले मोदी जी की एक यात्रा जापान पे हुई और जापान जो क्वाड का मेंबर देश है और ये मान के चलिए कि उसमें करीब $67 बिलियन के व्यापारिक समझौते किए गए। ये बहुत बड़ी राशि होती है। तो ये कहीं न कहीं जो है इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम जो एक तरह से हमने हमेशा संबंधों को प्रमुखता दी है, हमारे पड़ोसी देश हों या दूर के देश हों, लेकिन उसकी एवज में जो यूएसए चाहता है कि अपनी मोनोपोली चाहता है कि हम किसी न किसी तरीके से कि लोगों को कमज़ोर करके किसी देश की अर्थव्यवस्था को, समाज को कमज़ोर करके उनके अधिकार जमाएँगे या अपने अनुसार उन पे राज करना चाहेंगे, अपने अनुसार उनकी राजनीति करना चाहेंगे, वहाँ का व्यापार बदल के अपने अनुसार मोनोपोली करना चाहेंगे, तो ये संभव नहीं है। कहीं न कहीं उनके इस तरह के बयानों का वहाँ यूएसए पे भी बहुत सारे लोगों का या जनता का या बहुत सारे संभ्रांत लोगों का विरोध होता होगा, ज़रूर होता होगा क्योंकि बहुत सारे डिसीज़न्स उनके ऐसे हुए, जो आम जनमानस के लिए या मान के चलिए कि यूएसए का बाकी देशों के साथ में इस तरह के संबंधों में तल्खी लाना कहीं न कहीं कारण जो है, ट्रम्प साहब का हो सकता है और ट्रम्प को इस तरह के बयान देना तो कहीं न कहीं पहले कार्यकाल से ज़्यादा तो मुझे इस वाले कार्यकाल में इनका लगता है समझ में आता है। काफ़ी लंबे समय पहले हमने देखा कि नवंबर में इनकी ताजपोशी होती है, फरवरी में मोदी जी से मुलाकात होती है, हाउडी मोदी जैसे प्रोग्राम भी होते हैं, नमस्ते ट्रंप जैसे भी प्रोग्राम होते हैं और बड़ी गर्मजोशी देखी गई। लेकिन इसके बाद में इनके अनर्गल बयान इस तरह आते हैं। तो ये चीज़ बड़ा सोच के बड़ा ताज्जुब होता है कि हमने तो हमेशा संबंधों को प्रमुखता दी है। हमारी तरफ से कभी भी या भारत देश की तरफ से कभी भी इस तरह की कोई या नहीं हुई या इस तरह कोई बयान नहीं हुआ या हमारी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हुई, किसी देश का या किसी समाज का नुकसान हुआ हो। उसके बीच में संबंधों को इतना प्रमुख देने के बावजूद भी जो है आपने हमारे साथ में बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया और अपने निजी फ़ायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाना, ये आपने साबित कर दिया। ये हमेशा देखा गया है कि इनके साथ हम जब भी ये संबंध हमारे रहे काफ़ी लंबे समय संबंध रहे यूएसए के साथ में, लेकिन ये संबंध कभी भी अच्छे तरीके से नहीं, कहीं न कहीं आपने देखा कि आपने जब भी अपने आप को सिद्ध करने का मौका आया, तो आपने पीछे हट गए और दूसरों को सिर्फ़ निजी फ़ायदे के लिए आपने किसी दूसरे के बारे में सोचा नहीं। तो ये बड़ा सोच के ताज्जुब होता है और कहीं न कहीं सिर्फ़ एक छोटे से ये मान के चलिए कि एक निजी स्वार्थ के लिए आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया या उसकी दौर से आप बाहर हो गए, तो सबसे बड़ा उससे अपने निजी फ़ायदे के लिए दूसरों पे इस तरह चिढ़ निकाल लेना, ये गलत तरीका होता है फिलहाल। तो देश एकजुट खड़ा हुआ है, आगे की राजनीति क्या कहती है, आप देखते जाइएगा। रसिया, इंडिया और चाइना इनके बीच में संबंधों पे मजबूती आना और बहुत सारे मैंने देखे उनके जिस हिसाब से उनकी मुलाकात हुई और जो मैसेज दिया आगे के लिए, आगे बहुत तरह के समझौते होंगे, आर्थिक आधार पे होंगे, सामाजिक आधार पे होंगे, ये देश के विकास के लिए होंगे। ये एक देखने का विषय होगा और जैसा-जैसा मौका मिलेगा, वैसे-वैसे इन इन चीज़ को परिणाम भी नज़र आएँगे।